हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि है आपका अधिगम। अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, और इंग्लिश में आप अधिगम को क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। ठीक है। चैप्टर 7 तक आपका बाल विकास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की, तो जाइए और सीडीपी की भी जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जाकर वहाँ से देख लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते चलिए और रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो ये आपसे कब पूछा जा चुका है? 2022 और 23 में। ठीक है, अधिगम का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, सिर्फ अधिगम आपसे ये 19, 20, 22 और 23 तीनों में पूछा जा चुका है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता रहे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको? इम्पॉर्टेंट भी इस पर लिख लेना है, साथ में ये भी लिख लेना है कि ये आपको कब कब आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या है। सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। तो अधिगम का अर्थ क्या हुआ? सीखना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। सीखकर क्या करना है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। और ये परिवर्तन कैसे प्राप्त होता है? अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, आ जाइए आगे। अधिगम या सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है, सीखना क्या है? आपके जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अनवरत चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, जब तक आप जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। क्या करता है? नए नए अनुभव एकत्रित करता है। इन नए अनुभवों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो नए नए अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है, उससे क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार नए अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। क्या है? नए व्यवहार से नए अनुभव से जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाएगा। आगे आइए उदाहरण देखते हैं। छोटा बच्चा एक भाप निकलती दूध की गिलास को स्पर्श करता है। क्या करता है? एक छोटा बच्चा है, भाप निकलती हुई दूध की गिलास को स्पर्श कर लेता है, मतलब कि उसको छू लेता है। जैसे ही उसका हाथ जलने लगता है, वह अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि जब तक कि गिलास में भाप निकल रही है तब तक नहीं छूना है। एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको गरम गरम दूध उसकी मम्मी ने दिया ला के। अब उस ग्लास गरम दूध ज़्यादा गरम था, उसमें भाप निकल रही थी, बच्चे ने छू लिया उस ग्लास को। अचानक से क्या हुआ? उसका हाथ जल गया। तो बच्चे ने क्या किया? अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो अगली बार क्या हुआ? जब मम्मी ने दूध का ग्लास दिया बच्चे को, अब उसने देख लिया कि जो ग्लास दूध है उसमें से अभी भाप निकल रही है, तो अभी क्या करना है? ग्लास को नहीं छूना है। अगर छू लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका हाथ जल जाएगा। तो उसको क्या हुआ? अनुभव प्राप्त हो गया कि कोई भी गर्म वस्तु है तो उसको नहीं छूना है। ठीक है, तो उसने क्या किया? अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर लिया। ठीक, आगे आइए। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। इनका क्या कहना था? अनुभव जो है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन यानी कि सुधार आता है, उसको इन्होंने क्या बताया? अधिगम बताया। ठीक है, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा? सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। इनका क्या कहना था?
व्यक्ति जितना सीखेगा उतना उसका क्या होगा, विकास होगा। तो उन्होंने सीखने को क्या बताया, विकास की प्रक्रिया बता दिया। आगे आइए, अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या है, अधिगम जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है। इसके बिना जीवन में प्रगति संभव नहीं है। कोई भी चीज़ आप जब तक सीखते नहीं हैं, क्या आप उसके बारे में जान सकते हैं। सोचिए, कोई स्किल आपको सीखनी है, ठीक है, कोई कौशल आपको सीखना है, ठीक, अगर वो आप सीखेंगे तभी तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे। जब तक उस चीज़ का आपको अनुभव नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप उस क्षेत्र में, उस जो जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको प्रोग्रेस करनी है लाइफ में, वो कैसे कर पाएंगे जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं लेते, ठीक। तब तक आपकी क्या है, प्रगति संभव नहीं होगी। पहले आप सीखेंगे तभी तो प्रगति करेंगे। किसी किसी भी क्षेत्र में हो, आपको कोई भी स्किल सीखनी है या फिर कुछ भी सीखना है, तो पहले आप जब सीख लेंगे उस चीज़ को, तभी उस पर काम कर पाएंगे, और तब उस क्षेत्र में जाकर क्या होगा, आपकी प्रगति होना प्रारंभ होगी। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेकंड पॉइंट। देखिए, अधिगम व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है और उसमें परिवर्तन लाता है। क्या है, अधिगम जो है व्यवहार के जो प्रत्येक पक्ष है आपका, उसको क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। जब प्रभावित करेगा तो उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। अधिगम जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलता रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कुछ ना कुछ क्या होता है, सीखते रहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम सदैव निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको किसी फील्ड में जाना है, ठीक है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर तभी आप जाके उसके कंपटीशन को क्रैक करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब जब कंपटीशन क्रैक कर लिया तो उसके बाद उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक। फिर क्या होगा, जब पढ़ाई कर लेंगे तब आपको डिग्री मिल जाएगी। तो क्या आपके उद्देश्य जो है शुरू होना, जो है पूर्ण होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या होगी, जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, ठीक। अधिगम परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तित व्यवहार इसका परिणाम नहीं है। क्या कहा है, अधिगम जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तित व्यवहार इसका परिणाम नहीं है, परंतु, ठीक है। अधिगम सिक्स्थ पॉइंट, अधिगम एक सृजनशील अनुभव है। क्या है, सृजनशील अनुभव है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अब एट्थ पॉइंट क्या है, अधिगम प्रगति एवं विकास का द्योतक है, ठीक है। अधिगम जो है क्या है, विकास और प्रगति का द्योतक है, यानी कि सूचक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइन्थ पॉइंट क्या है आपका, अधिगम नवीन अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। क्या है, अधिगम नवीन अनुभवों के, नए नए अनुभवों की रचनात्मक क्या है, अभिव्यक्ति है। अधिगम क्या है, 10th पॉइंट, अधिगम एक अभिवृद्धि तथा समायोजन की एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि और समायोजन की प्रक्रिया भी है आपका अनुभव, क्या है, अधिगम, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बच्चा जितना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से कोई चीज़ क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, परिपक्वता है। फिर सीखने की इच्छा, बालक में कोई चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हैं, अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा, तभी वो उसको सीख सकता है, नहीं तो ज़बरदस्ती आपको उसको सिखा नहीं सकते, ठीक। सीखी हुई चीज़ वो अच्छे से नहीं सीखेगा अगर ज़बरदस्ती सीखने का, सिखाने का उसको प्रयास करते हैं, ठीक। आगे आइए, फोर्थ पॉइंट देखिए, अधिगम क्या है, प्रेरणा है। प्रेरित कर सकते हैं किसी भी बालक को कोई चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्या है आपका, विषय सामग्री का स्वरूप, ठीक है। विषय सामग्री का स्वरूप भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विषय सामग्री कैसी है, रोचक है अथवा कि
नीरस है, अगर नीरस होगी तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए, बच्चे की रुचिकर होनी चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। फिर वातावरण आता है। वातावरण का भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसे ही बन जाएगा, वैसी ही चीज़ें क्या करेगा, सीख लेगा वो। शारीरिक और मानसिक थकान, अगर बच्चा शारीरिक रूप से थका हुआ है या फिर वो मानसिक रूप से थका हुआ है तो क्या होगा, उसका अधिगम अधूरा रहेगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। तो बच्चे का क्या होना चाहिए, शारीरिक थकान नहीं होनी चाहिए, ना ही उसको मानसिक थकान होनी चाहिए। ये नहीं उसको ज़बरदस्ती पढ़ाए पढ़ें बच्चा थक गया है, उसको जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिर भी वो पढ़ाए पढ़े हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को उसकी जो है ऐसे पढ़ाना है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक थकान ना होने पाए, ठीक है। बुद्धि स्तर, तो बुद्धि स्तर का भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई प्रखर बुद्धि है बच्चा, कोई तीव्र बुद्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि है। अब जो तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं तो वो जो क्या होगा, जल्दी कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो वो सीख लेंगे, और जो मंद बुद्धि हैं तो उनको समय लगेगा सीखने में, ठीक है। रुचि, अगर विषय वस्तु रुचिकर होगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा। या फिर कोई बच्चा है जिसको मैथ में इंटरेस्ट है तो क्या करेगा, वो उस चीज़ को, मैथ को जल्दी समझ लेगा। कोई बच्चा है उसको मैथ में ना इंटरेस्ट हो के किसी अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, गेम में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ पे जिस चीज़ पे बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ को उतनी ही जल्दी क्या करेगा, सीख लेगा। अभिप्रेरणा, बच्चे के ऊपर अभिप्रेरणा का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। उसको प्रेरित करना है किसी चीज़ को, आंतरिक रूप से अगर वो प्रेरित हो जाता है तो वो क्या होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ सीखता है। बाह्य रूप से प्रेरणा, जैसे कि पुरस्कार देंगे हम इस चीज़ को, तुम अगर ये कर लोगे, तो ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी उसकी, तो क्या होगा, उतनी जल्दी वो सीख तो लेगा, क्या करेगा, उस चीज़ के तोहफे, उस पुरस्कार के लालच में आके वो काम को करेगा। उसके अंदर वो जो भावना जो अंदर से होती ना आंतरिक प्रेरणा की, वो नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी। आ जाइए। अधिगम की प्रभावशाली विधियां निम्न प्रकार हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां निम्न प्रकार हैं, ठीक है, इस हटा दीजिए, या फिर इस प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार भी लिख लीजिए। अधिगम की प्रभावशाली विधियां इस प्रकार हैं, निम्न हटा दीजिए आप लोग, इस प्रकार है लिख लीजिए, ठीक। पहला क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि के माध्यम से बालक स्वयं करके क्या करता है, स्वयं करके सीखने का प्रयास करता है। इस विधि के माध्यम से बालक स्वयं करके सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके द्वारा किया गया प्रयास सार्थक एवं निरर्थक दोनों रूप में हो सकता है। जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी और लंबे समय तक चलता है। जिस चीज़ को बच्चा स्वयं करके सीखता है उसका प्रभाव कैसा होगा, स्थायी होगा और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो बच्चों को कैसे करके सिखाना चाहिए, ठीक है, उनको मौके देने चाहिए, एक्टिविटीज़ द्वारा उनके ऊपर सिखाएंगे तो क्या करेंगे, उनका प्रभाव कैसा होगा, लंबे समय तक चलेगा, स्थायी होगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट आपका क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण का अर्थ है दूसरों को, ठीक है, यहाँ पे आप को कर लीजिए, दूसरों को क्रिया करते हुए देख वैसा ही सीख लेना। अनुकरण का अर्थ है दूसरों को क्रिया करते हुए देख वैसा ही सीख लेना, ठीक है। किसी यानी कि अनुकरण का मतलब है कि नकल उतार लेना, जैसे कि दूसरा कर रहा है व्यक्ति, वो उसको नकल करके दूसरे बालक ने वैसा ही कार्य करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। बालक की अनुकरण करने की क्रिया बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाने वाला उसके घर से शुरू होती है, जहाँ वह परिवार के लोगों की नकल करते हुए चलना बोलना और विभिन्न क्रियाओं को वह सीखता है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, उसका घर है। उस
उसके घर में दादी बाबा मम्मी पापा उसके भाई बहन जिस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो वैसा ही सीखता है। चलना बोलना उठना बैठना खाना पीना वो किससे सीखता है? अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने, क्या करने? आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का एक साधन है। यानी कि निरीक्षण द्वारा, ठीक है, निरीक्षण द्वारा सामग्री को एकत्र करना, वस्तुओं घटनाओं के बारे में क्या करना है? विचार प्राप्त करना। ठीक, क्या है आपका? निरीक्षण करके सीखना कहलाएगा। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। बच्चे जिस चीज़ का निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जिसके बारे में, उसका क्या हो जाएगा? वे जल्दी सीख लेते हैं उस चीज़ को। उनका सीखना कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है, क्योंकि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। बच्चा जिस चीज़ का निरीक्षण करेगा, उसको छू कर देखेगा, उसको प्रयोग करेगा, ठीक है, ठीक है, क्या और क्या करेगा? उसके बारे में क्या करेगा? बातचीत करेगा। तो इससे क्या हो जाता है? उसकी एक से अधिक इंद्रियों का वह प्रयोग करता है, ठीक है। ये वो अगर उस चीज़ को छुएगा, अनुभव करेगा, प्रयोग करेगा तो क्या उसको क्या लगेगा? जो चीज़ उसके मन में विचार में आ रही है तो अपने उस चीज़ के बारे में बातचीत करेगा। तो इससे क्या होगा? उसको उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक, आगे आइए। परीक्षण द्वारा सीखते हैं, लर्निंग, परीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ हेडिंग है आपकी ये, नई बातों या चीज़ों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। क्या है? नई बातों या चीज़ों की खोज करना क्या है? एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। क्या कर सकता है बालक? इस चीज़ को परीक्षण द्वारा कर सकता है। परीक्षण के बाद ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती हैं। क्या करता है? जिस बच्चा जिस चीज़ के बारे में परीक्षण करता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करता है, खोज करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उसके ज्ञान का क्या हो जाता है? एक अभिन्न अंग बन जाता है। जब वो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके कॉन्क्लूजन पे यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? वो उसे बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा, क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को परीक्षण किया है, फिर उसके नतीजे पे पहुंचा है कि ऐसी चीज़ का जो है जो क्या है वो। तो क्या हो जाता है? एक ऐसा हो जाएगा, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जब सीख लेगा तो उसके ज्ञान का वह क्या हो जाएगा? एक अभिन्न अंग बन जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। देखिए, सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। कैसे होता है सीखने का कार्य? सामूहिक और व्यक्तिगत विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी हैं। इन दोनों में क्या है? सामूहिक विधियां जो हैं कैसी हैं? अधिक उपयोगी और प्रभावशाली मानी जाती हैं। ठीक है, सॉरी, इन दोनों में सामूहिक विधियों को क्या मानते हैं? उपयोगी मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्नांकित हैं। तो पहली कौन सी है सामूहिक विधि? आइए देखते हैं। वाद विवाद विधि। कौन सी विधि है आपकी पहली? वाद विवाद विधि। इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है वाद विवाद विधि में? चलिए मान लिया जैसे टीचर ने क्लास में कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, दो ग्रुप बना दिए, ठीक, फिर क्या हुआ? बच्चों से कहा
एक दूसरे के ग्रुप में, मतलब कहा एक दूसरे के ग्रुप से क्वेश्चन पूछो। ठीक, तो क्या होता है इससे कि वाद विवाद होता है, कोई कुछ कहता है, अपना अपना विचार रखता है, कोई दूसरे प्रश्न करता है, तो सामने वाली टीम क्या होती है, उत्तर देती है। तो इस तरीके से वाद विवाद करके जो बच्चा जो अपने विचार व्यक्त करता है, प्रश्न पूछता है, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर वाद विवाद करने का कौशल विकसित होगा, बातचीत करने का कौशल विकसित होगा, उसके अंदर प्रश्न पूछने की इच्छा आएगी। ठीक है, ये एक सामूहिक विधि है, ठीक, अधिगम की, सीखने की। वाद विवाद करके बच्चा बहुत सारी चीज़ें को क्या कर सकता है, सीख सकता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, कार्यशाला विधि। इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। कार्यशाला विधि में क्या होता है, सभाओं का आयोजन करा जाता है। ठीक, हर एक पहलू का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, छात्र द्वारा अध्ययन किया जाता है। आगे नेक्स्ट विधि देखिए आपकी कौन सी है, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। ये देख लीजिए कौन सी है। इस विधि में किसी विशेष विषय पर बालकों द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद या एक निश्चित समय में करना होता है। इसके द्वारा बालक में सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास होता है। तो आपकी सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि जो है, इस पर क्या होता है, किसी निश्चित विषय पर या फिर किसी विशेष विषय पर क्या होता है, एक विषय दे दिया जाता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और उसके लिए क्या एक निश्चित समय भी दिया जाता है। ठीक, इसके द्वारा बच्चों में कैसे गुणों का विकास होता है, सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट आपकी क्या है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मेथड देखते हैं, आ जाइए। प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक थे। कौन थे प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, विलियम किलपैट्रिक थे। प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रोजेक्ट विधि है, तो बच्चों के जो जीवन में समस्याएं हैं उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, क्या करते हैं, छात्र जो है समस्या की अनुभूति करते हैं। समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है, क्या किया जाता है, समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है। इसके लिए अनेक सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। शिक्षक केवल निर्देशक का कार्य करता है, क्या करता है, शिक्षक इसमें सिर्फ एक निर्देशक का कार्य करता है। छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं, क्या करते हैं, छात्र जो है स्वयं समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। ठीक, ये आपकी प्रोजेक्ट विधि हो गई। आगे आइए, समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। बच्चों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है, क्या किया जाता है, बच्चों को विभिन्न समूह बना दिए जाते हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर देते हैं। वे अपने साथियों के साथ खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ग्रुप में बच्चों को बांट देते हैं और कहा जाता है, मतलब कोई जो विषय वस्तु उनको दी जाती है उस पर जो है अपने विचार अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताते हैं, जो उनके मन में उस विषय वस्तु को लेकर जो भी विचार हैं, भाव हैं, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिव्यक्त करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों यानी कि बच्चों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें भी क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। ठीक, आगे आइए, अधिगम, सीखने के नियम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। इसके नियम देखते हैं। ये आपसे 2016 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो इनके पहले देखते हैं सीखने के मुख्य नियम क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और क्या है लास्ट आपका, प्रभाव का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक ने दिए थे। आगे आइए देखते हैं, तत्परता का नियम क्या है। तत्परता का नियम 2018 में आपसे पूछा गया था।
जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए, थोड़ा आप लोग माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है तो उनको थोड़ी खांसी आ रही थी, ठीक है। अगर आपको आवाज़ आ जाती है तो थोड़ा माइंड मत करना आप लोग। आइए, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखना चाहते हैं, उस चीज़ में हमारी तत्परता है, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को क्या करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। अगर कोई समस्या है, आप उसके लिए तुरंत प्रयत्नशील हो गए, ठीक है, और उसका समाधान आपने क्या कर लिया, खोज लिया। यदि बच्चों यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको शीघ्र और कुशलता से करता है। अगर कोई बच्चा है, उसको गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा रहती है, वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो क्या होगा, तो वो अपना जो है तत्पर रहेगा उस चीज़ को करने के लिए, और उस चीज़ को शीघ्रता से क्या करता है, कर ले जाता है, सीख जाता है। काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। क्या करेगा, काम जो उसको जो जब वो प्रश्नों को हल कर लेगा तो क्या होगा, उसे संतोष होगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में बच्चों को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है तो वह चिढ़ जाता है। जब बच्चा कोई है जो मैथ नहीं सीखना चाहता या फिर उसको कोई और कार्य आप सिखाना चाहते हैं, वो उसमें नहीं सीखना चाहता है, तो वो कैसा दिखेगा, अनसेटिस्फाइड दिखेगा, असंतोष दिखेगा उसके अंदर। वो कैसा जाएगा, चिढ़ जाएगा, ठीक है। वो सीखना नहीं चाहता, उसमें तत्परता नहीं है, उसका मन नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, असंतोष व्यक्त करेगा बच्चा और चिढ़ जाएगा, ठीक। तो ये तत्परता का नियम हुआ आपका। आगे आइए, अभ्यास का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है वह बहुत समय तक नहीं करता तो उसे वह भूलने लगता है। इसमें क्या कहा गया, अभ्यास का नियम, जितना आप किसी चीज़ को बार बार करेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे किसी चीज़ का, तो क्या करेंगे आप, उस क्या होगा, शीघ्र सीख जाएंगे उस चीज़ को। बार बार किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसको जल्दी सीख लेंगे। अगर वही कार्य आप करना क्या है, छोड़ दें या फिर बहुत समय तक नहीं करें तो क्या हो जाएगा, भूलने लगते हैं, ठीक। देखिए एग्जाम्पल, जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना आदि, इसे उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। जैसे आपने कोई गणित का प्रश्न हल करना सीख लिया, बार बार आपका उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से उसको करने लगेंगे। फिर आपने अभ्यास छोड़ दिया, क्या होगा, तो आप उसको उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे या फिर भूल भी जाएंगे। टाइप करना, चलिए आपने टाइपिंग सीखी, ठीक, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक। अब आपने उसको छोड़ दिया, या तो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे या फिर उसको भूल भी सकते हैं। साइकिल चलाना, एक व्यक्ति खूब साइकिल चलाता है, रोज़ चलाता है, ठीक, उसने फिर 1-2 साल साइकिल नहीं चलाई, तो क्या होगा, उसका हैंडल इधर उधर डग 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 होने लगेगा, तो वो उसको हैंडल को संभाल नहीं पाएगा या फिर चलाना ही भूल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें इस नियम को क्या कहते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। आगे आइए, प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख व संतोष मिलता है, उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति को बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख व दुख, पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है। देखिए, कोई बालक है या बड़ा है, अगर कोई कार्य करता है, उसको उस कार्य को करने में क्या मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, संतोष मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस कार्य को सीखने का प्रयास करता है। या फिर कोई इंसान है, ठीक है, कोई कार्य करता है, उसको उसमें संतोष नहीं मिलता, दुख मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर उसको बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करेगा, वह उस कार्य को करना छोड़ देगा, ठीक।
इसी प्रकार से ये भी इस नियम में ऐसा भी है, अगर किसी बच्चे को आप पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक, या फिर पुरस्कार दे के कह रहे हैं कि आप अगर ये काम कर देते हो तो मैं इस काम के बदले में आपको ऐसा पुरस्कार मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, उस काम को कर देगा। या फिर बच्चे को कहा जाए कि अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी। अगर वो कार्य नहीं कर पाता तो दंड मिलेगा, इसमें भय में आ जाएगा बच्चा, तो भय में काम करेगा, तो वो क्या उसमें उसमें उसको क्या होगा, संतोष की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए इस नियम को दुख तथा सुख, पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है। सीखने में सहायक या गौण नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने में सहायक और गौण नियम कौन कौन से दिए हैं। इन नियमों का महत्व मुख्य नियमों से कम है, इसलिए ये गौण नियम है। ठीक, जो गौण नियम है इनका जो है सहायक नियम थे, जो सीखने के ये सहायक नियम थे, तो इनका जो महत्व है, जो मुख्य जो नियम थे उनसे क्या है, कम है। पहला क्या था, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम दूसरा, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा क्या, सादृश्यता का नियम, और पांचवा क्या है आपका, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो देखते हैं इन नियम को, देखते हैं क्या कहा है, इनके अंतर्गत क्या है। आइए, पहला आपका है बहु अनुक्रिया का नियम। सीखने के विभिन्न प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि नवीन कार्य को सीखते समय व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई नया कार्य करना सीख रहा है तो बहुत सारी उसके प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी। ठीक, बहुत सारे प्रश्न पूछेगा या फिर उसको लेके एक्साइटेड होगा बहुत सीखने के लिए। ये क्रियाएं उस समय तक की जाती हैं जब तक कि संतोषजनक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। कोई नया कार्य व्यक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, और जब तक वो नहीं लेता है तब तक उसको क्या होता है, संतोष नहीं प्राप्त होता है। ठीक, आगे आइए, दूसरा क्या है, मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य के प्रति व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की जैसी मनोवृत्ति या मानसिक वृत्ति होती है उसी अनुपात में वह उस कार्य को सीखता है। मनोवृत्ति के नियम में क्या कहा गया, व्यक्ति की जैसी मनोवृत्ति होगी, मानसिक वृत्ति जैसी भी होगी, तो क्या होगा, वो कोई कार्य करना सीख रहा है तो वो उसी अनुपात में उस कार्य को करना सीख पाएगा। जैसे कि किसी कार्य को करने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या होगा, तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो बहुत अच्छे से कार्य करने को सीख जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि इंटरेस्ट नहीं है फिर भी सीख रहा है तो क्या होगा, तो धीरे धीरे जो है उस कार्य को वो सीख पाएगा। आगे आइए, आंशिक क्रिया का नियम क्या है। हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्य को सरलता एवं सुविधाजनक रूप से कर पाते हैं। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। तो जिस कार्य को व्यक्ति करना चाहता है ना, तो वो छोटे छोटे भागों में, अंशों में उसको क्या कर लेता है, विभाजित कर लेता है। तो क्या होता है, वो उसको सुविधा रहती है उसको करने में, और उस कार्य को कैसे कर पाता है, सरलतापूर्वक वो कर लेता है। ठीक, तो इस नियम पर जो है कि कौन सा नियम आधारित है, अंश से पूर्ण की ओर जो नियम होता है वो आधारित है। यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़कर कोई काम किया गया और उसको आराम से सुविधाजनक तरीके से रूप से कर पाते हैं, तो क्या, अंश से पूर्ण की ओर नियम के सिद्धांत पर यह नियम इनका जो है आधारित था। आगे आइए, सादृश्यता का नियम या आत्मीकरण का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नया ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। क्या होता है, जो चीज़ें आपने पूर्व में सीखी हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, नए ज्ञान से आप उसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो आपका कैसा ज्ञान हो जाएगा, स्थायी ज्ञान बन जाएगा। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले
सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। जैसे कि टीचर ने पिछली कक्षा में उसको कुछ बच्चे को पढ़ाया था, ठीक, कोई क्वेश्चन का कोई इक्वेशन बनाना सिखाया था, ठीक है, या किसी क्वेश्चन का कोई फार्मूला बताया था, तो बच्चों ने पिछली क्लास में जो सीखा था, तो जब वो उस क्लास को पास करके नेक्स्ट क्लास में गया, ठीक, तो टीचर ने फिर से वही पूछा, तो उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा और उस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर दिया टीचर के सामने। या फिर कोई चीज़ और समझाई थी टीचर ने, तो उस चीज़ को उससे रिलेट किया बच्चे ने और टीचर के क्वेश्चन का क्या किया, उत्तर दे दिया। ठीक है, आगे आपका क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम इसको कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। सहचर्य का नियम आपका क्या कहता है कि कोई भी अनुक्रिया, जैसे कोई भी अनुक्रिया है उसकी करने की क्षमता व्यक्ति में है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें नए उद्दीपन के द्वारा उसमें क्या किया जाएगा, उसको उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे इसमें जैसे कि क्रिया का स्वरूप वही रहेगा, जैसे कि क्रिया आपने कोई की, क्रिया का स्वरूप वही रहेगा पर लेकिन दूसरी परिस्थिति में उसका परिस्थिति में उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि कोई एक परिस्थिति थी, मान लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। तो ऐसा होता है ना कि परिस्थिति बदल जाती है लेकिन व्यक्ति का जो है कार्य करने का तरीका क्या होगा, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, उसकी कार्य करने की व्यक्ति की क्षमता भी वही रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका। तो आपका ये चैप्टर जो 7 था यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास हमारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने डीएलएड ग्रुप में जो है आपको जिस कॉलेज में है उसमें कोई ग्रुप होगा डीएलएड का बना हुआ, ठीक है, उसमें शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे आपके अन्य मित्र जो हैं उनको भी सही हो सके, उनको भी सरलता से नोट्स प्राप्त हो सकें। ठीक है, क्योंकि कुछ भी जो है यहाँ पे सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। जो मुफ्त में चीज़ मिल रही है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ आप अकेले अकेले उसका जो है लाभ लेते रहें, तो सभी को उनका लाभ होना चाहिए, ऐसा कीजिए। तो अगर आप क्लास को हमारी अच्छी लगती है ना आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 7 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, जैसे ही हमें नई कोई अपडेट मिलेगी हम आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। हम चाहते हैं कि आपके 90% से एबव मार्क्स आएँ। अगर 90% से अगर आपके एवं मार्क्स आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक, आपको ज़्यादा सर्च करने की इधर उधर ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए यहीं तक आपका जो है 7 चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए अपना अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।